इस समय हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपके कार्यक्रम में आनंद होता है मुझे। जी प्रकाश जी, आप इस समय सरकार के प्रतिनिधि हैं और आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी भी है कि देश के लोगों को सही सूचना देना। आज का जो बजट है, एक बार फिर से हमने देखा कि बजट पेश होते ही फिर से फेक न्यूज फैलने लगी। और फेक न्यूज में क्या क्या चल रहा है? कोई कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, अलग अलग तरह की फेक न्यूज चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं उसी पॉइंट पर आना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को सही खबर बता सकें और यह भी आप बता सकें कि कौन कौन सी फेक न्यूज इस समय न्यूज के बाजार में चल रही हैं। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 6 साल में किए। तो इस साल एक नई शुरुआत की कि किसानों के इन कार्यक्रमों के लिए धन संचय कैसे होगा। तो अनेक सेवाओं पर कृषि सेस लगेगा, तो उसकी ये शुरुआत है। लेकिन इस साल ये ख्याल किया है कि अगर कृषि सेस जिन वस्तुओं पर लगता है उन पर जो दूसरे टैक्स है वो उतनी मात्रा में कम किए गए हैं, तो ग्राहकों पर कोई बोझ नहीं है। तो जैसे पेट्रोल डीजल में 2.5 रुपये पेट्रोल में और 4 रुपये डीजल में बढ़ाए, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी से उतने कम किए, तो इसलिए ग्राहकों को कोई बोझ नहीं है। केवल कर के जगह से आया, ये एक बदलाव हुआ। तो ये पहले फेक न्यूज चली और कंपटीशन में कोई कंफर्म करता ही नहीं, सीधे चलाते देते हैं। दूसरी फेक न्यूज चली, जैसे LIC बेचने का फैसला हुआ। बिल्कुल नहीं, LIC की ये ओनरशिप पूरी की पूरी भारत सरकार के हाथ में ही रहेगी। लेकिन भारत सरकार के पास बहुत शेयर है, तो कुछ शेयर्स बाजार में IPO निकाल के, क्योंकि LIC का कभी IPO निकला नहीं, तो IPO निकालने की बात है, तो उसमें सरकार अपनी मालकी छोड़ रही है, ये सच नहीं है। और दूसरी कुछ कंपनियों का, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश की बात की है, और विनिवेश के बारे में भी एक मुद्दा सहज निकला है, इसलिए बताता हूँ। मैं अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी मेरे पास है मंत्रालय, तो मैंने अध्ययन किया। तो अध्ययन में अटल जी के समय जिनका विनिवेश हुआ, मैंने कहा उनकी स्थिति क्या है। तो उसकी स्थिति 20 साल के बाद ये निकली कि सरकार को सालाना जितना मिलता था, अब उनका शेयर 25% रह गया, तो भी उनको 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ 10 गुना ज़्यादा नौकरियाँ पैदा हुई है, वहाँ 10 गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, और वहाँ सरकार को टैक्स भी ज़्यादा आने लगा है। तो ये जो फायदे हैं, तो सरकारी अधिकारी जाकर तबादले के बाद धंधा करेंगे, ये सच नहीं है। जिसने पैसा लगाया है वही धंधे का विचार कर सकता है और धंधा कर सकता है। और इसलिए ये निश्चित है कि ऐसे अनेक चीज़ें हैं इस बजट में, बहुत विशेष बातें हैं जो बताने लायक है। जी प्रकाश जी, या तो लोग कोई बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, और या फिर सरकार बहुत ही सेफ प्ले कर रही है, क्योंकि अब ये इन दोनों छोरों को, जो ये बोथ वी हैव टू मेक देम मीट, कि एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की है और जो आपने आज बजट पेश किया है, आपको क्या लगता है? बजट जो है उस पर भारत जैसे देश में सबकी निगाहें रहती हैं, और जब बजट आया तो शेयर बाजार में तो उछाल आ रहा है, लेकिन लोग जो शायद उम्मीद कर रहे थे, ये सारा जो खास तौर पर वो लोग जिन्होंने कोविड की मार झेली है पूरे साल, वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े किसी रिलीफ की उम्मीद आपसे कर रहे थे, और वो रिलीफ उन्हें नहीं मिला, और अगर आपने दिया भी है तो शायद उन्हें समझ में नहीं आया। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जैसे लोगों ने झेला वैसे सरकार को भी सहन करना पड़ा। कोविड की मार सबको मिली है, तो जो करों का आय है वो कम हो गई, रेवेन्यू है वो घट गया, तो बहुत मात्रा में परिणाम तो हो गया। और उस परिणाम के चलते सरकार की आय जब कम होती है
तो बहुत ज़्यादा खर्चे का मुद्दा नहीं कर सकते। फिर भी इसमें 3 चीज़ें की है। नंबर 1, 5,71,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया है। सड़कें, रेल, मेट्रो, फ्रेट कॉरिडोर, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली घर, ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइंस, टेक्सटाइल पार्क्स, सब तरह के ये बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें सभी प्रकार के सामान की मांग भी बढ़ती है, वो उद्योग भी चलने लगते हैं, और खुद ये प्रोजेक्ट्स खड़े करने के लिए मजदूर बहुत लगते हैं, बाकी अधिकारी भी लगते हैं, तो रोजगार बढ़ता है। तो ये बहुत फायदा, और परमानेंटली एक 50 साल का एसेट तैयार होता है जिससे जीवन आसान होता है। अगर अच्छा सड़क है तो यातायात में कठिनाई खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा, जैसे आपने स्वास्थ्य की चर्चा की, 34,000 कोटी रुपए वैक्सीन के लिए रखे हैं। तुरंत लोग सवाल करते हैं कि सबको मुफ्त मिलेगा क्या? अरे भाई, पहली जो बैच है उसको मुफ्त दिया है, सरकार ने खरीद किया, प्राइवेट कंपनीज है उनसे खरीद किया और लोगों को मुफ्त दिया। लेकिन हर एक वर्ग के लिए अलग अलग समय जो भी कार्यक्रम है या जो घोषणा करनी है वो करेगी सरकार। ऐसा है, अपने देश में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने का तय किया है। तो और बाकी जो खर्चा है वो समझ लेना चाहिए। हजारों गांवों में डीप फ्रीजर की सुविधा तैयार करना, बाकी उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का तैयार करना, और बाकी जो व्यवस्था फाइनल वैक्सीनेशन तक करना है, ये करने के लिए जो खर्चा होता है वो भी तो सरकार वहन कर रही है। तो सरकार का खर्चा केवल लोगों को वैक्सीन लाकर, यानी वो रखनी भी ठीक तरीके से पड़ती है, तभी जाके वो दे सकते हैं। चौथा मुद्दा महत्वपूर्ण है, लोगों को चाहिए क्या? आम आदमी, हम जब बोलते हैं टैक्स रिलीफ चाहिए वगैरह, ये सच नहीं है। लोगों को चाहिए महंगाई ज़्यादा न बढ़े। यूपीए के ज़माने में हर साल डबल डिजिट में महंगाई बढ़ती थी, अब 5% से कम है पिछले 6 साल में। तो ये लोगों को राहत है। दूसरा, पहले आए दिन बॉम्ब फुटते थे, लोग मरते थे, आतंकवादी कार्रवाई गतिविधियां होती थी, अब खत्म हो गई लगभग। देश में ऐसे बम विस्फोट होकर लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ 6 साल में। नॉर्थ ईस्ट का गतिविधि बागियों की खत्म हो गई। माओवादी गतिविधियों में 1-2 तिहाई कमी आई, और बाकी सब जगह भी हम सुधरी हुई कानून व्यवस्था देखते हैं। तो वो चाहिए। आज डिजिटल भारत बन गया, आज दुनिया में सबसे सस्ता डाटा ये भारत में मिलता है, ये भी जीवन को आसान करता है, सुगम करता है। तो ये लोगों को चाहिए। आज जीवन प्रमाण जैसी सुविधा है। पहले पेंशनर को नवंबर महीने में अपने जहां अकाउंट है उस बैंक में जाना पड़ता था दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूं। अब वो नहीं जाना पड़ता, आप घर में बैठकर कहीं भी दुनिया में हो तो भी वहां से आप जिंदा होने का प्रमाण जुटा सकते हैं, जीवन प्रमाण करके उसकी जी वेबसाइट है। तो प्रकाश इस जी, तरह से जी इतने काम हुए हैं। मध्यम वर्ग को यही चाहिए। मैं जानता हूं आपकी मैं जानता हूं आपकी मीटिंग है। मैं आपसे एक सवाल और आखिरी पूछना चाहता हूं। आपने अभी डिजिटल इंडिया की बात की, और आज मैंने देखा बजट के अलावा जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था आज सोशल मीडिया पर, वो था कि कुछ ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया है, सेंसर किया गया है, और ये मीडिया को लेकर कुछ बात हो रही है कि कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही हैं या आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी जो हैंडल्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। जी, 1 मिनट, ये ट्विटर कंपनी ने किया हुआ काम है, सरकार ने बंद नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसमें प्रसार भारती का भी हो गया था, वो गलती ध्यान में आई, फिर रिस्टोर किया जी। तो प्रसार भारती का ऑफिशियल सरकार का ही ट्विटर हैंडल बंद हुआ था कुछ समय के लिए। तो ये भी दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो यानी मैं समझ नहीं रहा हूँ, एडिटर गिल्ड है या पत्रकारों की संस्था है, उनको अधिकार है कोई भी केस लड़ने का वगैरह, लेकिन जो केस सरकार ने दायर ही नहीं की उसमें सरकार को कैसे दोष दोगे?
एक किसी व्यक्ति ने कोर्ट में गया और कोर्ट ने संज्ञान लेकर नोटिस निकाला, और मूल जिसका पुलिस की गोली चली ही नहीं, तो इसलिए पुलिस की गोली से कोई मर ही नहीं रहा था, तो पुलिस की गोली से नहीं मरा है उसकी देखना भी नहीं, कंफर्म भी न करते हुए तुरंत ट्वीट करके समाज में वैरभाव पैदा करना, ये भी कहाँ तक जिम्मेवार पत्रकारिता है, ये भी तो एक बार सोचना पड़ेगा। और इस तरह से ही एक घटना नहीं हुई है, राष्ट्रपति के यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो का अनावरण हुआ, तो लोकार्पण के समय न्यूज़ आई और सोशल मीडिया के आधार पर बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों ने, यानी महत्वपूर्ण वो खुद को समझते, उन्होंने तुरंत ट्वीट किए कि ये एक्टर की फ़ोटो है, ये नेताजी की फ़ोटो नहीं है। उस एक्टर ने स्पष्टीकरण दिया कि ये मेरा फ़ोटो नहीं है, नेताजी के घर वालों ने बताया कि ये नेताजी का फ़ोटो है, और राष्ट्रपति जी करते हैं तो थोड़ा तो कंफर्म करना चाहिए था। वहाँ प्रेस सेक्रेटरी है उनका, यानी कुछ भी गैर जिम्मेदाराना करके प्रेस की आज़ादी बताना ये गलत है, ये गैर जिम्मेदार